आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे इतिहास की उस काली रात में, जब एक हंसता खेलता शहर गहरी नींद में सोया था और कुछ ही घंटों में पूरा शहर एक खामोश कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। यह दास्तान है 2 दिसंबर 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की, एक ऐसी तबाही जिसे किसी कुदरत की आफत ने नहीं बल्कि इंसानी लालच और बेपरवाही ने लिखा था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भोपाल की उस दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी को। 2 दिसंबर 1984 की आधी रात मध्य भारत की गोद में बसा भोपाल शहर गहरी और बेखबर नींद में सोया हुआ था। सर्दियों की गुलाबी ठंड थी, शादियों का माहौल था और हवा में एक अजीब सी खामोशी फैली थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि शहर के ठीक कोने पर बनी एक रासायनिक फैक्ट्री के अंदर मौत अपना तांडव रचने की तैयारी कर रही थी। रात के ठीक 12:30 बजे उस कारखाने के लोहे के ढांचों से 40 टन से भी ज्यादा अत्यंत जहरीली गैस खामोशी से बाहर निकली। हवा की दिशा शहर की ओर थी। देखते ही देखते सोते हुए हजारों बेगुनाह लोगों की सांसें उखड़ने लगीं, आंखें आग की तरह जलने लगीं और देखते ही देखते यह खूबसूरत शहर एक विशाल कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। यह इंसानी इतिहास की सबसे खौफनाक औद्योगिक और मानवनिर्मित त्रासदी की कहानी है। एक ऐसी दर्दनाक दास्तान जहां लापरवाही ने हजारों सपनों को एक ही झटके में राख बना दिया। इस खौफनाक मंजर की नींव दरअसल 1960 के दशक के उत्तरार्ध में रखी गई थी। उस दौर में भारत अपनी खाद्यान्न समस्याओं से जूझ रहा था और देश में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का दौर शुरू हुआ था। खेतों में ज्यादा फसल उगाने और कीटों से फसलों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर कीटनाशकों पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता महसूस की गई। इसी जरूरत का फायदा उठाने के लिए एक बहुराष्ट्रीय अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने भारत का रुख किया। भोपाल में अपनी एक विशाल कीटनाशक बनाने वाली इकाई स्थापित की गई। शुरुआत में यहां एक लोकप्रिय कीटनाशक का निर्माण होता था जिसका नाम था सेविन। शुरुआती वर्षों में सब कुछ खुशनुमा लग रहा था। स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, अर्थव्यवस्था को गति मिली और फैक्ट्री की चारदीवारी से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर घनी बस्तियां बसने लगीं, जैसे जयप्रकाश नगर और काजी कैंप। यहां ज्यादातर गरीब मजदूर और दैनिक वेतनभोगी अपने परिवारों के साथ रहते थे। लेकिन 1979 में इस कारखाने में एक नए केमिकल का निर्माण और भंडारण शुरू हुआ, मिथाइल आइसोसाइनेट माइक। रसायन विज्ञान की दुनिया में माइक को सबसे घातक रसायनों में गिना जाता है। यह इतना संवेदनशील और जहरीला पदार्थ है कि इसकी एक सूक्ष्म बूंद भी इंसान की आंखों की पुतलियों और फेफड़ों के ऊतकों को तुरंत जलाकर भस्म कर सकती है। इसकी सबसे डरावनी खासियत यह है कि जल पानी के संपर्क में आते ही इसमें अत्यधिक उग्र रासायनिक क्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिससे अत्यधिक गर्मी और प्राणघातक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। सुरक्षा विज्ञान का नियम कहता था कि माइक को कभी भी बड़ी मात्रा में एक साथ जमा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन भोपाल के इस कारखाने में 40 टन से भी अधिक जहरीले माइक को बड़े बड़े भूमिगत स्टील के टैंकों में भरकर रखा गया था, जिनमें से एक का नाम था टैंक E610। 1980 का दशक आते आते बाजार में कीटनाशक की मांग घटने लगी। कंपनी को आर्थिक घाटा होने लगा और जब भी कोई कारपोरेट घराना घाटे में आता है तो उसकी कुल्हाड़ी सबसे पहले सुरक्षा और रखरखाव के बजट पर गिरती है। प्लांट में सुरक्षा के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाने लगीं। माइक टैंक को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा रखने वाले रेफ्रिजरेशन सिस्टम को बिजली का खर्च बचाने के लिए बंद कर दिया गया। जहरीली गैस के रिसाव को निष्प्रभावी करने वाले उपकरण वेंट गैस स्क्रबर को रखरखाव के अभाव में बंद रख छोड़ा गया। आपात स्थिति में गैस को जलाकर खत्म करने वाले फ्लेयर टावर की पाइपलाइन काटकर मरम्मत के नाम पर महीनों से अधूरी छोड़ दी गई थी।
यानी जिस जहरीले दैत्य को 3 परतों वाले सुरक्षा कवच में बंद होना चाहिए था, उसके तीनों के तीनों कवच पूरी तरह बेकार पड़े थे। इतना ही नहीं, लागत घटाने के लिए अनुभवी कर्मचारियों को हटा दिया गया और नए कर्मचारियों की ट्रेनिंग अवधि को 6 महीने से घटाकर महज 15 दिन कर दिया गया। खतरे के संकेत पहले ही मिल चुके थे। 1981 में एक मजदूर की जहरीली गैस से मौत हो चुकी थी। 1982 में अमेरिका से आई कंपनी की अपनी सुरक्षा टीम ने 60 से ज्यादा गंभीर खामियों की रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। स्थानीय पत्रकार राजकुमार केसवानी ने अपने समाचार पत्रों में बार बार चेतावनियां छापी थीं, बचाइए हुजूर, इस शहर को बचा लीजिए। भोपाल एक सुलगते हुए ज्वालामुखी के ढेर पर बैठा है, लेकिन अफसोस, मुनाफे की अंधी दौड़ में किसी ने उस पत्रकार की चीख नहीं सुनी। और फिर वो मनहूस तारीख आ पहुंची, 2 दिसंबर 1984। रात के लगभग 9:30 बजे प्लांट के भीतर पाइपलाइनों की नियमित जलसफाई, वाटर फ्लशिंग का काम शुरू हुआ। लेकिन रखरखाव में लापरवाही के कारण पाइपलाइन में सुरक्षा प्लेट, स्लिप ब्लाइंड फिल्टर नहीं लगाई गई थी। खराब वाल्वों से होता हुआ पानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और फिर वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। लगभग 500 लीटर पानी सीधे टैंक E610 के भीतर जा घुसा। जहां 42 टन जहरीला माइक पहले से ही बिना किसी कूलिंग के गर्म वातावरण में पड़ा था, वहां पानी पहुंचते ही एक प्रचंड रासायनिक विस्फोट जैसी अभिक्रिया शुरू हो गई। टैंक का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया और दबाव, प्रेशर बेकाबू हो गया। रात 11:30 बजे मजदूरों की आंखों में जलन होने लगी। उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचित भी किया, लेकिन जवाब मिला, चाय पीने के बाद देखते हैं। रात 12:15 बजे कंट्रोल रूम के प्रेशर गेज का कांटा अपनी अंतिम सीमा को तोड़ गया। टैंक E610 के ऊपर बना कंक्रीट का भारी भरकम स्लैब कांपने लगा और दरकने लगा। और फिर रात के ठीक 12:30 बजे टैंक का सेफ्टी वाल्व फट पड़ा। ध्वनि प्रभाव, एक भयानक धमाका, गैस की तेज सनसनाहट और सायरन का शोर। 40 टन से अधिक जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस एक सफेद, घने और कातिल बादल के रूप में आसमान में फटी और पूरे भोपाल शहर की ओर रेंगने लगी। रात की सर्द और भारी हवा के कारण जहरीली गैस आसमान में ऊपर उठने की बजाय जमीन की सतह से चिपककर बहने लगी। सबसे पहले इसकी जद में आई कारखाने के ठीक सामने बनी बस्तियां, जयप्रकाश नगर और काजी कैंप। जो लोग गहरी नींद में सो रहे थे, उनका दम नींद में ही घुटने लगा। जब लोगों की आंखें खुली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी आंखों और गले में दहकता हुआ अंगारा डाल दिया हो। भयानक जलन, फेफड़ों को फाड़ देने वाली खांसी और उल्टियां होने लगीं। पूरे शहर में अफरातफरी मच गई। लोग अर्धनग्न अवस्था में अपने बिलखते बच्चों को सीने से लिपटाए सड़कों पर भागने लगे। लेकिन त्रासदी की क्रूरता देखिए, जो इंसान जितना तेज भाग रहा था, जितना तेज सांस ले रहा था, जहर उतनी ही तेजी से उसके फेफड़ों में समा रहा था। सड़कों पर भागते भागते लोग ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे। आंखें सूजकर बाहर आ रही थीं, मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। और इस सब के बीच कारखाने का वो आपातकालीन सायरन, जिसे पूरे शहर को सचेत करने के लिए बजाया जाना चाहिए था, उसे कंपनी प्रबंधन द्वारा कुछ ही मिनटों बाद बंद कर दिया गया ताकि अफवाह न फैले। जहां एक तरफ इंसानियत को शर्मसार करने वाली लापरवाही चल रही थी, वहीं उसी काली रात में कुछ जांबाज फरिश्ते बनकर अपनी ड्यूटी पर डटे थे। भोपाल रेलवे स्टेशन का दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। जहरीली गैस स्टेशन तक पहुंच चुकी थी, प्लेटफॉर्म पर यात्री तड़प रहे थे। उस समय के डिप्टी स्टेशन मास्टर गुलाम दस्तगीर खुद जहरीली हवा से तड़प रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी।
उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सभी दिशाओं के निकटतम स्टेशनों पर आपातकालीन संदेश भेजे। भोपाल आने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनों को तुरंत जहां हैं वहीं रोक दो। अगर गुलाम दस्तगीर और उनके जांबाज साथियों ने वो फैसला न लिया होता तो भोपाल स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों के हजारों यात्री वहीं सोए सोए दम तोड़ देते। दस्तगीर साहब के कई साथी उस रात शहीद हो गए और वे स्वयं जीवन भर उस जहर का दंश झेलते रहे। ऐसे गुमनाम नायकों को यह देश कभी नहीं भूल सकता। हमदिया अस्पताल और शहर के अन्य चिकित्सा केंद्रों में आधी रात के बाद हजारों की तादाद में पीड़ित पहुंचने लगे। अस्पताल के गलियारे, सीढ़ियां और परिसर सब जगह तड़पते हुए मरीज ही मरीज नजर आ रहे थे। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ बेबस थे। जब उन्होंने कंपनी के अधिकारियों से संपर्क करके पूछा कि कौन सी गैस लीक हुई है और इसका एंटीडोट विषनाशक दवा क्या है, तो कंपनी के डॉक्टरों ने सरासर झूठ बोलते हुए कहा, यह केवल एक मामूली आंसू गैस है। मरीजों की आंखों को केवल साफ पानी से धो दीजिए। कंपनी ने अपने व्यावसायिक रहस्यों को छिपाने के लिए उस जहर की असली संरचना बताने से इनकार कर दिया। नतीजतन डॉक्टर अंधेरे में तीर चलाते रहे और हजारों लोग बिना सही इलाज के दम तोड़ते रहे। 3 दिसंबर 1984 की सुबह जब सूरज की पहली किरण भोपाल पर पड़ी तो दुनिया ने जो मंजर देखा उसने पूरी मानवता की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। सड़कों पर जहां तक नजर जाती थी केवल लाशें ही लाशें थीं। कोई अपने घर के दरवाजे पर पड़ा था, कोई भागते भागते सड़क के बीच गिर गया था, तो कोई मां अपने बेजान शिशु को सीने से चिपकाए शांत पड़ी थी। इंसानों के साथ साथ हजारों मवेशियों, गायों, भैंसों और कुत्तों के शव फुले हुए पड़े थे। जहरीली हवा के कारण पेड़ पौधों के पत्ते रातों रात काले पड़कर झड़ चुके थे। कल तक खिलखिलाता शहर आज एक वीरान श्मशान बन चुका था। कब्रिस्तानों में जमीन कम पड़ गई, एक एक कब्र में कई कई शवों को दफनाया गया। श्मशानों में लकड़ियों की कमी हो गई, सामूहिक चिताएं दिन रात जलती रहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार शुरुआती दिनों में 3787 मौतें दर्ज की गईं, लेकिन स्वतंत्र संस्थाओं और शोधकर्ताओं का मानना है कि इस त्रासदी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 15,000 से 25,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 5 लाख से अधिक लोग जीवन भर के लिए विकलांग व बीमार हो गए। इस भीषण नरसंहार का असली जिम्मेदार कौन था? यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO वारेन एंडरसन। त्रासदी के 4 दिन बाद 7 दिसंबर 1984 को एंडरसन भारत आया। भोपाल एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे देश में उम्मीद जगी कि अब इंसाफ होगा, लेकिन पर्दे के पीछे जो हुआ वो न्याय व्यवस्था के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। एंडरसन को किसी जेल में रखने के बजाय कंपनी के शानदार गेस्ट हाउस में रखा गया और महज 6 घंटे के भीतर केवल 25,000 रुपए के मामूली मुचलके पर उसे जमानत दे दी गई। इसके तुरंत बाद एक सरकारी विमान से उसे दिल्ली भेजा गया और वहां से वो रातों रात अमेरिका रवाना हो गया। उसने वापस लौटकर भारतीय अदालत का सामना करने का वादा किया था, लेकिन वो कभी लौटकर नहीं आया। भारतीय अदालतों ने उसे भगोड़ा घोषित किया। कई बार प्रत्यर्पण एक्स्ट्राडिशन के प्रयास हुए, लेकिन अमेरिकी सरकार ने हर बार मना कर दिया। 2014 में 92 वर्ष की आयु में वारेन एंडरसन ने फ्लोरिडा के एक आरामदायक रिजॉर्ट में अंतिम सांस ली, बिना एक भी दिन जेल काटे, बिना अपने गुनाहों की सजा पाए। 1989 में भारत सरकार और कंपनी के बीच $470 मिलियन का एक समझौता सेटलमेंट हुआ, जो पीड़ितों की मांग का एक छोटा सा हिस्सा था। जब यह राशि बांटी गई तो कई पीड़ितों के हिस्से में महज कुछ हजार रुपए ही आए। अगर आप सोचते हैं कि यह त्रासदी 1984 में ही खत्म हो गई तो आप गलत हैं। आज 4 दशक बीत जाने के बाद भी भोपाल की वो जहरीली रात खत्म नहीं हुई है।
बंद पड़ी उस फैक्ट्री के भीतर आज भी सैकड़ों टन रासायनिक कचरा जमीन में दबा पड़ा है। इतने सालों में बारिश के पानी के साथ रिसकर वह कचरा आसपास के इलाकों के भूजल ग्राउंड वाटर में समा चुका है। नतीजतन त्रासदी के दशकों बाद पैदा हुए बच्चे भी जन्मजात बीमारियों, विकलांगता, मानसिक मंदता और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं। जिन्होंने 1984 की वो काली रात देखी तक नहीं, वे भी आज उस लापरवाही की सजा भुगत रहे हैं। लेकिन भोपाल केवल आंसुओं की कहानी नहीं है, यह अदम्य साहस और संघर्ष की मिसाल भी है। रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ला जैसी वीरांगनाओं ने पीड़ितों के अधिकार और न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक लड़ाई लड़ी और अपनी आवाज बुलंद की। भोपाल की यह दर्दनाक दास्तान सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उन हजारों बेगुनाहों की चीख है जिन्हें वक्त के साथ दुनिया भूलती जा रही है। अगर भोपाल के पीड़ितों का यह संघर्ष और यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि इतिहास का यह काला अध्याय और इससे मिले सबक कभी भुलाए न जा सकें। इस पूरे हादसे और न्याय की इस अधूरी लड़ाई पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी बात जरूर साझा करें। ऐसी ही सच्ची, ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। भोपाल के उन हजारों मासूमों की याद में मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।